नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप क्राइम की सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मुंबई से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुणे शहर में 21 नवंबर 2018 को दो जगहों पर हुई गोलीबारी ने शहर के लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया। इस गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई और क्राइम ब्रांच का एक अधिकारी घायल हो गया था। उस अधिकारी की हालत गंभीर बनी हुई थी। घटना चंदन नगर थाने के आनंद पार्क इंद्रायणी परिसर की सोसाइटी स्थित धनदीप इमारत के अंदर घटी। सुबह के समय 3 गोलियां चलने की आवाज से वहां रहने वाले लोग चौंके। गोलियों की आवाज इमारत की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के बीच बनी सीढ़ियों से आई थी। आवाज सुनते ही पहली और दूसरी मंजिल पर रहने वाले लोग अपने फ्लैटों से बाहर निकल आए। वहां का दृश्य देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। सीढ़ियों पर एकता भाटी नाम की युवती खून से लथपथ पड़ी थी। वह पहली और दूसरी मंजिल के 3 फ्लैटों में अपने परिवार के साथ किराए पर रहती थी और शोर शराबा सुनकर इमारत में रहने वाले अन्य लोग भी वहां आ गए। लोग घायल महिला को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल द्वारा थाना चंदन नगर पुलिस को सूचना दे दी गई। सुबह सुबह इलाके में घटी इस सनसनीखेज घटना की खबर पाकर थाना चंदन नगर के थाना प्रभारी राजेंद्र मलिक अपने टीम के साथ अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। अस्पताल में राजेंद्र मलिक को पता चला कि एकता भाटी को उसके फ्लैट पर ही गोलियां मारी गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि एकता को 2 गोलियां लगी थी। एक गोली उसके पेट में लगी थी और दूसरी सिर को भेदते हुए आर पार निकल गई थी। थाना प्रभारी अस्पताल में 2 कांस्टेबलों को छोड़कर घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां जाने पर यह जानकारी मिली कि मृतका एकता भाटी सुबह अपने परिवार वालों के साथ चाय नाश्ता के लिए अपनी पहली मंजिल वाले फ्लैट में दूसरी मंजिल से आ रही थी। उसका पति ब्रजेश भाटी 5 मिनट पहले ही नीचे आ चुका था। वह अपने पिता और बच्चों के साथ बैठा पत्नी के आने का इंतजार कर रहा था। उसी समय यह घटना घटी थी। थाना प्रभारी ने मुआयना किया तो एक गोली का निशान सीढ़ियों के पास दीवार पर मिला। इसका मतलब हमलावर की एक गोली दीवार पर लगी थी। ब्रजेश भाटी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 3 गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। मामला काफी संगीन था। थाना प्रभारी राजेंद्र मलिक ने मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम और फॉरेंसिक टीम को भी दे दी। सूचना पाते ही शहर के डीसीपी घटनास्थल पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद थाना प्रभारी फिर से अस्पताल पहुंचे और एकता भाटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के शशून डाक अस्पताल भेज दिया। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों ने आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें शहर के कई स्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ क्राइम ब्रांच के डीसीपी शिशीष सर देश पांडे भी शामिल हुए। मामले पर विचार विमर्श करने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। महानगर मुंबई हो या फिर पुणे, इन शहरों में छोटी बड़ी कोई भी घटना घटती है तो स्थानीय पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच अपनी समानांतर जांच शुरू कर देती है। डीसीपी शिरीष सरदेश पांडे ने भी एकता भाटी की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए 2 टीमें गठित की, जिसका कमान उन्होंने इंस्पेक्टर रघुनाथ जाधव
और क्राइम ब्रांच यूनिट को दे दिया। इंस्पेक्टर गजानंद पवार को सौंप दिया। सीनियर अफसरों के निर्देशन में स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने तेजी से जांच शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले पूरे शहर की नाकेबंदी करवाकर अपने मुखबिर को सजा कर दिया। एकता भाटी का परिवार दिल्ली का रहने वाला था, इसीलिए मामले के तार दिल्ली से भी जुड़े होने का संदेह था। इसके साथ साथ उन्होंने घटना की तह तक पहुंचने के लिए आसपास लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस को इससे पता चला कि हत्यारे मोटरसाइकिल पर आए थे। वह मोटरसाइकिल पुणे बड़गांव शेरी के शिवाजी पार्क के सामने लावारिस हालत में खड़ी मिली। यह भी जानकारी मिली कि मोटरसाइकिल पुणे की मार्केट से चोरी की गई थी। मोटरसाइकिल वहां छोड़कर वह सारस बाग की तरफ निकल गए थे। क्राइम ब्रांच की टीम हत्यारों की तलाश में जुट गई। उसी दिन शाम करीब 4 बजे इंस्पेक्टर गजानंद पवार की टीम को एक मुखबिर द्वारा खबर मिली कि चंदन नगर गोलीबारी में दोनों अभियुक्त पुणे रेलवे स्टेशन पर आने वाले हैं। वे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 5:30 बजे छूटने वाली झेलम एक्सप्रेस से दिल्ली भागने वाले हैं। यह खबर उनके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। यह खबर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देकर वह हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की योजना तैयार करने में जुट गए। गाड़ी छूटने के पहले उन्हें अपना मोर्चा मजबूत करना था, इसीलिए उन्होंने इस मामले की खबर चंदन नगर पुलिस के साथ साथ बड़गांव पुलिस और पुणे स्टेशन की जीआरपी को भी दे दी। इंस्पेक्टर गजानंद पवार अपनी टीम और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर रघुनाथ जाधव की टीम ने पुणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी झेलम एक्सप्रेस पर शिकंजा कस दिया। स्थानीय पुलिस टीम भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर नजर रखे हुए थी, जबकि इंस्पेक्टर गजानंद पवार कांस्टेबल मोहिद्दीन शेख के साथ स्टेशन के सीसीटीवी के कैमरों के कंट्रोल रूम में बैठकर आने जाने वाले मुसाफिरों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। जैसे जैसे गाड़ी के छूटने का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक बार तो उन्हें लगा कि शायद अभियुक्तों ने अपना इरादा बदल दिया होगा, लेकिन दूसरे ही क्षण उनकी निगाहें चमक उठी। गाड़ी छूटने से सिर्फ 10 मिनट बचे थे, तभी उन्होंने बदहवास की हालत में 2 संदिग्ध लोगों को तेजी से बोगी नंबर 9 की तरफ बढ़ते हुए देखा। यह समय पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इंस्पेक्टर गजानंद पवार ने पुलिस टीमों को सावधान कर दिया। वह खुद कोच नंबर 9 के पास पहुंच गए। उन्होंने आगे बढ़कर उन दोनों डिब्बों में चढ़ने से रोक लिया और उनसे अपनी आईडी दिखाने को कहा। उनमें से एक ने अपनी आईडी दिखाने के बहाने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और इंस्पेक्टर गजानंद पवार को अपना निशाना बनाकर 3 गोलियां चला दी। अचानक चली गोली से इंस्पेक्टर पवार ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एक गोली उनके जबड़े में लग गई। दूसरी गोली उनके कंधे को टच करती हुई निकली, जो एक आदमी को जाकर लगी। प्लेटफॉर्म पर चली गोलियों की आवाज से स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ का लाभ उठाकर बदमाश अपनी रिवॉल्वर लहराते हुए भागने लगे, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सके। कुछ दूरी पर मुस्तैद इंस्पेक्टर रघुनाथ जाधव ने दौड़कर इंस्पेक्टर गजानंद पवार को संभाला। अन्य पुलिस वाले हमलावरों के पीछे भागे। स्टेशन से निकलकर दोनों हमलावर सड़क पर भागने लगे। पुलिस भी उनके पीछे थी। सड़क पर चल रही भीड़ की वजह से पुलिस उन पर गोली भी नहीं चला सकती थी। तभी माल धक्का रेड लाइट पर तैनात बड़ गार्डन ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल राजेंद्र सेलके ने एक हमलावर को दबोच लिया।
दूसरे को जीआरपी ने पकड़कर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया। हमलावरों की गोली से घायल इंस्पेक्टर गजानंद पवार और घायल आदमी को पास के ही रूबी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां घायल आदमी की मृत्यु हो गई थी, जबकि इंस्पेक्टर गजानंद पवार की हालत नाजुक बनी हुई थी। पकड़े गए हमलावरों से पूछताछ की गई तो उनमें से एक ने अपना नाम शिवलाल उर्फ शिवा बाबूलाल राव बताया, जबकि दूसरा उसका 19 वर्षीय बेटा मुकेश उर्फ मोटी शिवलाल राव था। दोनों ही मूल रूप से राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले थे, पर फिलहाल दिल्ली के उत्तम नगर में रहते थे। उन्होंने एकता भाटी की हत्या करने का अपराध स्वीकार किया। क्राइम ब्रांच को दोनों हमलावरों से गहन पूछताछ करनी थी, इसीलिए दूसरे दिन उन्हें पुणे के प्रथम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गजानंद नंदनवार के सामने पेश कर उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि में उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि मृतका एकता के पति ब्रजेश भाटी का दिल्ली की किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यानी एकता पति की प्रेम कहानी की भेंट चढ़ी थी। इस हत्याकांड के पीछे की जो कहानी सामने आई वह बेहद ही हैरान करने वाली है। बात सन 2014 की थी। उस समय परिवार दिल्ली में रहता था। उनका अपना छोटा सा कारोबार था, जिसकी देखरेख एकता भाटी और पति ब्रजेश भाटी करते थे। आमदनी कुछ खास नहीं थी, बस किसी तरह परिवार की गाड़ी चल रही थी। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चल सकता था, इसे लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर परेशान रहते थे। वे अच्छी आमदनी के लिए दोनों की यह दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल गई। संध्या पूरी खूबसूरत युवती थी। ब्रजेश भाटी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में खुद को अनमैरिड लिखा था, जबकि वह शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। ब्रजेश भाटी को अनमैरिड जानकर ही संध्या पुरी ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। संध्या पुरी ब्रजेश भाटी को लेकर खुशहाल जीवन के सुनहरे सपने देखने लगी। संध्या पुरी के इस अंधे प्यार का चतुर चालाक ब्रजेश भाटी ने भरपूर फायदा उठाया। उसने संध्या पुरी से शादी का वादा कर उससे काफी पैसा ऐंठा। साथ ही उसने संध्या की कार भी हथिया ली। इस तरह ब्रजेश भाटी संध्या पुरी के पैसों पर मौज कर रहा था। जब संध्या पुरी ने ब्रजेश पर शादी का दबाव डालना शुरू किया तो वह योजना अनुसार संध्या पुरी की कार बेचकर परिवार सहित पुणे चला गया। पुणे जाने के बाद ब्रजेश और एकता ने कैटरिंग का काम शुरू किया। शुरू में उनके लिए यह काम कठिन था, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। उनकी और परिवार की मेहनत से थोड़े ही दिनों में उनका यह कारोबार चल निकला। उन्होंने पुणे की कई आईटी कंपनियों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। उन कंपनियों के खाने के डिब्बों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। उनके खाने में जो टेस्ट था वह किसी और के डिब्बों में नहीं था। काम बढ़ा तो पैसे आए और पैसा आया तो उनके परिवार का रहन सहन बदल गया। उन्होंने पुणे के पॉश इलाके की धनदीप बिल्डिंग में 3 फ्लैट किराए पर ले लिए। 2 फ्लैट बिल्डिंग की पहली मंजिल पर थे तो एक दूसरी मंजिल पर था। दूसरी मंजिल के फ्लैट को उन्होंने अपना बेडरूम बनाया। पहली मंजिल का एक फ्लैट उन्होंने अपने दोनों बच्चों और पिता के लिए रखा। दूसरे फ्लैट को उन्होंने खाने का मेस बना लिया। मेस में काम करने के लिए नौकर और नौकरानी भी रख ले, जो खाना बनाने और टिफिन तैयार करने का काम किया करते थे। सुबह की चाय नाश्ता पूरा परिवार साथ साथ नीचे वाले फ्लैट में करता था। ब्रजेश के शादीशुदा होने की जानकारी जब संध्या पुरी को हुई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह ब्रजेश को दिलो जान से चाहती थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स पर उसने अपना तन मन
धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वह 2 बच्चों का बाप है। संध्या को इसका बहुत दुख हुआ। वह ऐसे धोखेबाज को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वह दिल्ली से फरार हो चुका था। संध्या हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह ब्रजेश भाटी को ढूंढ कर ही रहेगी। इसके लिए भले ही उसके कितने भी पैसे खर्च हो जाए। इसीलिए वह अपने स्तर से ब्रजेश को तलाशने लगी। उसकी कोशिश रंग लाई। उसे फरवरी 2017 में पता चला कि ब्रजेश इस समय पुणे में अपने परिवार के साथ रह रहा है। वह उसके पास पुणे चली गई। वहां पर उसके घर वालों से भी मिली। पहले तो ब्रजेश ने संध्या को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने अपने तेवर दिखाए तो वह लाइन पर आ गया। संध्या ने जब शादी की बात कही तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। उस समय ब्रजेश की पत्नी एकता ने संध्या को बुरी तरह बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। इससे नाराज और दुखी होकर संध्या दिल्ली लौट आई। ब्रजेश को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ उत्तम नगर थाने में बलात्कार और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज हो जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजेश भाटी को पुणे से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया। करीब 1.5 महीने जेल में रहने के बाद वह जमानत पर बाहर आ गया तो संध्या पुरी ने उससे अपनी कार और पैसों की मांग शुरू कर दी। इस पर ब्रजेश भाटी के परिवार वालों और संध्या पुरी में जमकर तकरार हुई। तब संध्या ने धमकी दी कि अगर उसकी कार और पैसे वापस नहीं मिले तो पूरे परिवार को नहीं छोड़ेगी। भाटी परिवार ने इसे संध्या पुरी की एक कोरी धमकी समझी थी। ब्रजेश भाटी ने छली जा चुकी संध्या पुरी ने भाटी परिवार को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वह उसे साकार करने में जुट गई। वह जिस तरह तड़प रही थी उसी तरह धोखेबाज ब्रजेश को भी तड़पने देखना चाहती थी। इस काम में उसके एक जान पहचान वाले शख्स ने उसकी मदद की। उसने संध्या को आपराधिक प्रवृत्ति वाले शिवलाल और शिवा बाबूलाल राव से मिलवाया। संध्या पुरी ब्रजेश भाटी की पत्नी एकता भाटी की हत्या कराना चाहती थी। इसके लिए उसने शिवलाल उर्फ शिवा को मोटी सुपारी दी। सुपारी लेने के बाद शिवा अपने बेटे मुकेश उर्फ मोती राव के साथ पुणे पहुंच गया। पुणे आकर दोनों ने पहले ब्रजेश भाटी के घर की पूरी रेकी की और घटना के दिन उन्होंने पुणे मार्केट से एक मोटरसाइकिल चुरा ली और सुबह सुबह आकर एकता भाटी को अपना निशाना बनाकर वहां से भाग निकले। वे शहर से बाहर निकल जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस के सक्रिय होने से वह पुणे में ही रह गए। उन्हें पता था कि पुणे से शाम 5:30 बजे दिल्ली के लिए झेलम एक्सप्रेस जाती है। इसी ट्रेन से उन्होंने दिल्ली भाग जाना उचित समझा। इसीलिए शाम 4 बजे तक उन्होंने सारस बाग के एक होटल में समय बिताया। फिर वे प्लेटफार्म नंबर 3 पर खड़ी झेलम एक्सप्रेस में चढ़ने के हुए तो उनका सामना पुलिस से हो गया। शिवलाल ने शक होने पर गोली चला दी, जिससे इंस्पेक्टर गजानंद पवार घायल हो गए। शिवलाल उर्फ शिवा बाबूलाल राव और मुकेश उर्फ मोती राव से पूछताछ करने के बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम संध्या पुरी को गिरफ्तार करने दिल्ली निकल गई। 26 नवंबर 2018 को दिल्ली में उत्तम नगर पुलिस की सहायता से संध्या पुरी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस संध्या को पुणे ले गई। पूछताछ के बाद संध्या पुरी ने पूरी कहानी पुलिस को सुना दी। शिवलाल और उसके बेटे मुकेश मोती को कोर्ट में पेश करके यरवदा जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
ऐसे ही क्राइम की सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी में।